दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पातालोक इस वेब सीरीज के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई थी। लोगों ने इस वेब सीरीज को अभी तक अच्छा रिस्पांस दिया है, तो चलिए अब पूरी स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एपिसोड 1 ब्रिजेस। एपिसोड शुरू होता है इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से, जो उसके साथीदार अंसारी को स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पातालोक के बारे में ज्ञान देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ होटल में रुके हुए 4 गुंडे किसी का मर्डर करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिन्हें दिल्ली हेडक्वार्टर्स के डीसीपी भगत की टीम एक ब्रिज पर पकड़ती है और चारों क्रिमिनल्स, जिनमें से 3 लड़के और एक लड़की भी होती है, उन सभी को लोकल पुलिस स्टेशन के हवाले कर देती है। लेकिन पकड़ने से पहले उनमें से एक क्रिमिनल जमुना नदी में एक मोबाइल फेंक देता है, जिसे लेकर मीडिया काफी बवाल कर देती है। न्यूज चैनल की दुनिया में से एक काफी बड़ा नाम होता है संजीव मेहरा, जिसे उसका बॉस उसे रिजाइन करने के लिए प्रेशराइज कर रहा होता है। उतने में उसे टीवी से पता चलता है कि उस पर कोई 4 लोग उसका मर्डर करने के लिए अटेम्प्ट करने वाले थे। न्यूज सुनकर संजीव बहुत टेंशन में दिखता है और इसलिए उसका दोस्त उसे घर पर ड्रॉप करने जाता है। लेकिन घर पर ऑलरेडी रिपोर्टर्स संजीव का न्यूज कवर करने के लिए पहुंचे हुए होते हैं, इसलिए संजीव एक बार में जाता है जहां उन्हें उसके ऑफिस के एक कलीग सारा मैथ्यूज मिलती है। दूसरे दिन सुबह में हाथीराम संजीव के घर जाकर उनसे कुछ बेसिक पूछताछ करता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही संजीव मेहरा का नाम न्यूज में लीक होने के कारण डीसीपी भगत गुस्सा हो जाता है और हाथीराम भी परेशान होकर घर लौटता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका बेटा सिद्धार्थ एग्जाम में फेल हुआ है और हाथीराम बेटे पर सारा गुस्सा निकाल देता है। लेकिन थाने में बेटा अंसारी चारों क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड हिस्ट्री को चेक करता है तो काफी शॉक हो जाता है और फौरन हाथीराम को पुलिस थाने में बुला लेता है। सर ये बताता है कि चारों क्रिमिनल में से एक क्रिमिनल था विशाल त्यागी, जिस पर आज तक बहुत सारे केसेस फाइल थे, जिनमें किडनैपिंग, रैंसम, एक्सटॉर्शन के साथ साथ 45 मर्डर के केसेस भी शामिल थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो आज तक कभी भी पकड़ा नहीं गया था। दूसरा एपिसोड लॉस्ट एंड फाउंड। हाथीराम की टीम विशाल त्यागी से पूछताछ करती है, जो सबसे मेन क्रिमिनल होता है, लेकिन वो मुंह नहीं खोलता है। दूसरे कमरे में लेडी पुलिस कांस्टेबल उस लड़की से भी बहुत सवाल पूछती है। ये दोनों कुछ भी जवाब नहीं देने पर हाथीराम और अंसारी तोप सिंह से पूछताछ शुरू करते हैं, जो उन चारों क्रिमिनल में से एक होता है। लेकिन पूछताछ में कोई भी हाथीराम को कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। लास्ट में हाथीराम चौथे गुंडे से पूछताछ करता है, जिसका नाम कबीर एम होता है। पूछताछ के दौरान कबीर सच बताना शुरू करता है, जो इस केस को लेकर काफी इंपॉर्टेंट क्लूज होते हैं। कबीर कहता है कि वो इन तीनों को इसके पहले कभी नहीं जानता था और वो सिर्फ तारिक भाई के लिए काम करता था, जिसे कबीर गाड़ी चुरा कर उसे बेचता था। ऐसा ही इस काम के लिए तारिक भाई ने कबीर को गाड़ी चुराने के लिए कहा था और इन तीनों को गाड़ी में घुमाने को भी कहा था। आगे ये बताता है कि त्यागी संजीव मेहरा को मारने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन वो मर्डर करने से पहले किसी मास्टर जी से बात करना चाहता था। जब मास्टर जी से बात नहीं होती है तो त्यागी बिना मर्डर किए सभी को लेकर दिल्ली से निकल रहा होता है और उतने में डीसीपी भगत उन्हें ब्रिज पर पकड़ लेते हैं। त्यागी की हिस्ट्री जानने के लिए हाथीराम डीसीपी से चित्रकूट जाने की परमिशन मांगता है। चारों क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए संजीव मेहरा को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और संजीव इन चारों को पहचानने से इनकार कर देता है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर संजीव सारा मैथ्यूज को कॉल लगाकर त्यागी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। दूसरी तरफ अंसारी पुलिस टीम को लेकर तारिक भाई को पकड़ने उसके घर जाते हैं, लेकिन तारिक वहाँ से भाग निकलता है। बाद में अंसारी तोप सिंह के घर के ओनर का एड्रेस निकलवाता है और हाथीराम को लेकर वहाँ इंक्वायरी के लिए चला जाता है। इंक्वायरी में पता चलता है कि तोप सिंह गाँव में कुछ कांड करके घर से भागकर दिल्ली आया था और उसके साथ ही उसके गाँव यानी पंजाब का एड्रेस भी पुलिस को दे देता है। उसी रात हाथीराम चित्रकूट के लिए निकल जाता है और अंसारी पंजाब के लिए। एपिसोड के एंड में हमें तोप सिंह ने नदी में फेंका हुआ मोबाइल को कैसे पुलिस ढूंढने में कामयाब होती है ये दिखाई गया है। तीसरा एपिसोड अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। इस एपिसोड की शुरुआत होती है त्यागी से, जो 3 स्कूल के बच्चों को हथौड़े से मार देता है। वहाँ अंसारी पंजाब को जाकर तोप सिंह के चाचा मणिपाल सिंह से मिलता है और तोप सिंह की पूरी हिस्ट्री जान लेता है। पता चलता है कि तोप सिंह उसके गाँव के लोगों को चाकू से मारकर दिल्ली भाग गया था। सारा मैथ्यूज चित्रकूट के लोकल न्यूज रिपोर्टर अमितोष से त्यागी का फोटो निकलवाती है और संजीव को सेंड करती है। और दूसरी तरफ हाथीराम चित्रकूट जाके त्यागी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और पता चलता है कि त्यागी की 3 बहनों का रेप किया गया था, जिसका बदला त्यागी ने 3 लड़कों को हथौड़े से मारकर उनका मर्डर करके लिया था। साथ में यह भी पता चलता है कि त्यागी कुत्तों से बहुत प्यार करता था। हाथीराम को यह सब इन्फॉर्मेशन उनके स्कूल के टीचर देते हैं। बाद में जब स्कूल से हाथीराम निकल रहा होता है, तब उसका पीछा एक न्यूज रिपोर्टर करता है, जो कि अमितोषी होता है। अमितोष हाथीराम को त्यागी के बारे में बताता है कि वो दुल्हनिया गुजर के लिए काम करता था। दुल्हनिया एक खतरनाक क्रिमिनल था जो जंगलों में रहता था, फिर भी पूरा शहर चलाता था। उसका पूरा काम उसका भाई ग्वाला गुजर संभालता था। हाथीराम त्यागी के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल ही रहा होता है, उतने में संजीव मेहरा त्यागी के डिटेल्स न्यूज में प्राइम टाइम शो पर दिखा देता है, जो कि ये बात डीसीपी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। चौथा एपिसोड स्लीपलेस इन सिलामपुर। हाथीराम का बेटा सिद्धार्थ गलत लड़कों को दोस्त बनाता है, जिनके पास एक इलीगल गन भी होती है। पुलिस स्टेशन में एक बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि चारों क्रिमिनल में से जो एक लड़की थी जिसका नाम चीनी था, वो दरअसल में लड़का ही था। ये खबर सुनकर हाथीराम उसे पूछताछ करता है, तब चीनी जवाब देती है कि वो बिल्डर तलरेजा के लिए काम करती थी और इस बार काम करने के लिए 2 लाख रुपए दिए गए थे और इन
तीनों के साथ 3-4 दिन साथ में गुजरने को कहा गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को तारिक भाई की लाश मिलती है, लेकिन लाश देखकर हाथीराम समझ जाता है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। जो मोबाइल तोपसिंह ने पानी में फेंका था वो मिलने के बाद हाथीराम उसका इन्वेस्टिगेशन करता है और पता चलता है कि संजीव मेहरा का मर्डर करने से पहले उसका वो मोबाइल में वीडियो बनाया गया था। साथ में मोबाइल पर तोपसिंह के किसी चंदा नाम की लड़की के साथ कुछ पर्सनल फोटोज भी मिलते हैं। मोबाइल के सिम कार्ड का एक्टिवेशन लोकेशन चित्रकूट है, ये बात भी पता चलती है। इन सभी दमदार सबूतों को लेकर हाथीराम को लगता है कि अब ये केस सॉल्व करने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उस रात डीसीपी भगत का हाथीराम को कॉल आता है और उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। जब हाथीराम पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि चीनी जो लड़का था उसे लेडीज लॉकअप में रखने के कारण मीडिया ने बवाल खड़ा कर दिया था। ऐसे गलतियों के कारण ये केस अब सीबीआई को ट्रांसफर हो गया था और डीसीपी भगत हाथीराम को सस्पेंड कर देते हैं। 5वां एपिसोड ऑफ फादर्स एंड सन। ये सीबीआई के हाथ में देने पर सीबीआई अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करती है। सस्पेंडेड हाथीराम निराश होकर डीसीपी भगत को उनके घर पर मिलकर केस के सारे क्लूज के बारे में जानकारी देता है, लेकिन डीसीपी हाथीराम को केस से दूर रहने की सलाह देता है। हाथीराम की वाइफ को पता चलता है कि उनको सस्पेंड किया गया था। सिद्धार्थ उसके दोस्त राजू भैया को बाहर घूमने जाते हुए देखता है और फिर चोरी से उसके घर में घुसकर उसकी गन अपने बैग में छुपा देता है। जब सिद्धार्थ की अपने स्कूल वाले दोस्तों के साथ लड़ाई होती है तब सिद्धार्थ बैग से गन निकालकर दोस्तों को डराता है, जिसे लेकर स्कूल के प्रिंसिपल हाथीराम को स्कूल बुला लेती है। सीबीआई संजीव मेहरा को बताती है कि उन पर बहुत बड़ा अटैक होने वाला था और उन 4 क्रिमिनल्स में से एक पाकिस्तानी भी था। टीआरपी के लिए इस न्यूज को संजीव खुद प्राइम टाइम शो पर अनाउंस कर देता है। दूसरे दिन सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है और चारों क्रिमिनल्स के सारे सबूतों को मीडिया के सामने पेश करती है। सीबीआई ये बताती है कि इन चारों क्रिमिनल्स ने एक रूम पर गन्स और एम्यूनेशन रखे थे और जब सीबीआई तलाश करती है तो उन्हें गन्स के साथ साथ कबीर एम का पासपोर्ट भी मिलता है, जिसमें उसका नाम उर्दू में लिखा हुआ था। इसी कॉन्फ्रेंस में सारा मैथ्यूज की मुलाकात हाथीराम से होती है। पूरा कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद हाथीराम और अंसारी को पता चलता है कि इस केस को बेवजह घुमाया जा रहा है। आंसर ये भी बताता है कि कबीर एम का पासपोर्ट पर उर्दू लिखा था, जबकि पहले इन्वेस्टिगेशन से मालूम होता है कि कबीर को उर्दू आती ही नहीं थी। एपिसोड 6 द पास्ट इज प्रोलॉग। सीबीआई ने किए गए रेड पर जहाँ पर चारों क्रिमिनल्स के गन और पासपोर्ट मिले थे, उस घर के ओनर से हाथीराम पूछताछ करता है। उतने में हाथीराम को एक आदमी का फोन आता है जो उसे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बुलाकर चीनी का पूरा बचपन कैसे गुजरा ये बताता है। वहाँ जब सिद्धार्थ राजू भैया से मिलने जाता है तब वो देखता है कि उसके घर पर कुछ लोकल गुंडे आए थे और वो उससे गन वापस मांगते थे, जबकि गन सिद्धार्थ के पास थी और ये गन उसके पापा ने खुद के पास छुपाई होती है। राजू भैया को समझ आता है कि गन सिद्धार्थ के पास होगी, इसलिए वो उसके घर से उठाकर एक सुनसान जगह पे ले जाकर उसे मारपीट करता है और साथ ही सिद्धार्थ को उसकी गन मांगता है। सिद्धार्थ घर लौटकर पापा को पूरी बात बताता है और तब हाथीराम राजू के घर जाके उसकी बहुत पिटाई करता है और गन वापस देता है। जब सारा मैथ्यूज खुद से इस केस को लेकर रिसर्च करती है तब उसे इस केस के इम्पोर्टेंट क्लूज मिल जाते हैं। सारा मैथ्यूज हाथीराम को बताती है यूपी में एक पावरफुल मिनिस्टर है वाजपेयी। जब वो पीडब्ल्यू के मिनिस्टर था तब चित्रकूट के ग्वाला गुजर ने उनसे रोड बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे। एक और लिंक समझ आती है कि ग्वाला गुजर दुल्हिने गुजर का भाई था और विशाल त्यागी दुल्हिने के लिए काम करता। साथ ही वाजपेयी के पुराने फोटो में एक तरफ त्यागी का स्कूल टीचर नजर आता है, वो भी पुलिस की वर्दी में। इसका मतलब ये होता है कि वो स्कूल टीचर पहले पुलिस फोर्स में था और वाजपेयी जी के सिक्योरिटी ड्यूटी निभाता था। 7वां एपिसोड बैडलैंड्स। इस एपिसोड में दुल्हिने की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। जब हाथीराम को पता लगता है कि त्यागी के स्कूल टीचर वाजपेयी की सिक्योरिटी में था तब उसे वापस मिलने के लिए हाथीराम चित्रकूट जाता है और टीचर को पहले ये बात न बताने के लिए बहुत गुस्सा करता है। टीचर फिर सब कुछ सच बताता है कि कैसे उसकी मुलाकात दुल्हनिया से हुई थी, जिन्हें सभी लोग मास्टर जी बुलाते थे, और तब से वो पुलिस की नौकरी छोड़कर स्कूल में भर्ती हो गया था और दुल्हनिया के लिए खास खबरें देता था। जब त्यागी ने 3 लड़कों का मर्डर किया था तब उसे जंगलों में दुल्हनिया के पास छुपा देता है ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। दुल्हनिया यानी मास्टर जी को पता चलता है कि त्यागी को कुत्ते से बहुत लगाव है, तो उसे बताते हैं कि जिस आदमी को कुत्ते से प्यार होता है वो आदमी दिल का साफ और अच्छा होता है, और तब से त्यागी मास्टर जी के लिए काम करने लगता है। मास्टर जी का एड्रेस पूछने पर टीचर बताता है कि वो कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन उसका भाई ग्वाला गुजर उसके लिए लोगों के बीच रहकर अपने भाई का काम करता था। तब हाथीराम ग्वाला से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। हाथीराम ग्वाला का पीछा करना शुरू करता है, लेकिन ग्वाला के आदमी को पता चलता है और हाथीराम को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन हाथीराम अपनी जान बचाने में कामयाब होता है। 8वां एपिसोड ब्लैक विडो। हाथीराम वाजपेयी जी के पीछे पड़ जाता है ताकि इस केस से रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए। जब पता चलता है कि तोपसिंह की गर्लफ्रेंड चंदा वाजपेयी जी के लिए काम करती है तब हाथीराम चंदा के पीछा करता है और उससे तोपसिंह के बारे में सवाल पूछता है। चंदा बताती है कि तोपसिंह को वाजपेयी जी के पीए ने दिल्ली भेजा था और उसे 2-3 लोगों के साथ में रहने को कहा गया था। वहाँ से निकलकर हाथीराम अंसारी को ऑर्डर देता है कि वो डीसीपी भगत की कॉल रिकॉर्डिंग्स के डिटेल्स हासिल करे। उसी रात को न्यूज रिपोर्टर अमितोष हाथीराम को एक लिस्ट देता है जिसमें ये लिखा होता है कि ग्वाला गुजर वाजपेयी जी के अपोजिट पार्टी से इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था, जबकि ग्वाला दुल्हनिया का भाई होता है
जो वाजपेयी को सपोर्ट करता है, जिसके बदले में वाजपेयी ग्वाला को कॉन्ट्रैक्ट दिलाता था। तो फिर ग्वाला वाजपेयी का खास होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कैसे इलेक्शन लड़ रहा है, ये बात किसी को भी समझ नहीं आती थी। फिर हाथीराम सारे क्लूज को कलेक्ट करता है और शांति से सोचता है। उतने में आंसरी का फोन आता है। वो बताता है कि डीसीपी भगत के कॉल रिकॉर्डिंग्स के डिटेल्स से पता चलता है कि तोप सिंह ने जो फोन पानी में फेंका था उसको डीसीपी भगत पिछले 3 दिन से फॉलो कर रहे थे। तभी हाथीराम को समझ आता है कि असली टारगेट संजीव मेहरा नहीं बल्कि ये चारों क्रिमिनल्स थे। 9वां एपिसोड स्वर्ग का द्वार। अब तक हाथीराम को सारे सबूत से पूरा सच पता चल चुका होता है। उसी वक्त अंसारी से फोन पर बात करते समय उसे 2 लोग पकड़ लेते हैं जो ग्वाला गुजर के खास आदमी होते हैं। हाथीराम को बुरी तरह से मारने के बाद उसे ग्वाला के सामने पेश किया जाता है। तब हाथीराम सबसे बड़ा खुलासा करता है कि दोलुनिया यानी मास्टर जी मर चुका है। ये बात सुनकर ग्वाला एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि दोलुनिया मरने की खबर सिर्फ 3 लोगों को थी। ग्वाला हाथीराम को मारने की कोशिश करता है लेकिन हाथीराम ये बताता है कि दोलुनिया की मरने की खबर और भी बहुत लोगों को मालूम है। हाथीराम पूरी कहानी ग्वाला को सुनाने लगता है। वो कहता है कि दुलियाना की खबर सुनकर वाजपेयी त्यागी को मारने की प्लानिंग करता है क्योंकि वाजपेयी नहीं चाहता था कि ग्वाला राजनीति में घुसे और एक त्यागी ही अकेला था जिसे वाजपेयी को खतरा था। खुद के फायदे के लिए वाजपेयी डीसीपी भगत से मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें त्यागी का एनकाउंटर करके डीसीपी भगत को मेडल मिलता और वाजपेयी के रास्ते से त्यागी भी हट जाता और ऊपर से एक न्यूज एंकर को मारकर गवर्नमेंट पर पॉलिटिकल प्रेशर भी बन जाता। जब हाथीराम की बात सुनकर ग्वाला उसे जिंदा छोड़ देता है तब हाथीराम उसे एक सवाल पूछता है कि आखिर त्यागी ने संजीव मेहरा को सामने देखकर भी गोली क्यों नहीं चलाई। इस सवाल का जवाब लेकर हाथीराम संजीव के ऑफिस में उसे मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसकी जान एक कुत्ते ने बचाई थी। जब त्यागी संजीव के घर उसका मर्डर करने के लिए जाता है तभी त्यागी संजीव को एक कुत्ते के साथ देखता है। तभी त्यागी को उसके मास्टर जी यानी दुल्हनिया की बात याद आती है कि कुत्तों से प्यार करने वाला इंसान अच्छा होता है। इसलिए त्यागी मर्डर करने से पहले मास्टर जी से फोन पर बात करना चाहता था। जब बात नहीं हो पाती तो त्यागी को कुछ गड़बड़ लगता है और मर्डर करने का प्लान कैंसिल करके वापस जा रहा होता है। लेकिन उतने में डीसीपी भगत उसका पीछा करता है एनकाउंटर के लिए। लेकिन ब्रिज पर मौजूद मीडिया की वैन को देखकर डीसीपी भगत घबरा जाता है और उन चारों को मारने के बजाय अरेस्ट कर लेता है। और साथ में हाथीराम ये भी बताता है कि एक्चुअल टारगेट संजीव मेहरा नहीं बल्कि त्यागी था जिसका एनकाउंटर करने वाले थे। मास्टर जी के मरने की बात जब त्यागी को पता चलती है तब वो खुद को गोली मारकर खत्म कर देता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो।